Hello everyone. Today with us is HPAS rank 3 Arshia. Hello Arshia, how are you? Hello, sir. I'm absolutely fine. How are you? I'm good. So आजकल तो वैसे लॉकडाउन की सिचुएशन में है, but हाँ जी. first of all, a personal question to start with. What does Arshia हाँ जी. name means? It's a quite a unique name. ये मेरे से इंटरव्यू में भी पूछा था एक्चुअली. अर्शा मीन्स मूनलाइट. पर्शियन में इट मीन्स मूनलाइट. Okay. So even I हाँ have जी. heard that name. Uh, so it's quite unique. So तभी सबसे पहला question. हाँ So जी. अर्शिया एट अगर हम देखें कि पीपल स्टार्ट कई अलग अलग एजेस पे लोग शुरू करते हैं, कई स्टार्ट बहुत ही हाँ. लेट शुरू करते हैं. व्हेन डिड यू एक्चुअली थॉट दैट यू वांट टू गेट इनटू सिविल सर्विसेज? आइडिया बहुत स्टार्टिंग से सिविल सर्विसेज का ही था. बिकॉज हम्म. पापा भी सिविल सर्विसेज में थे. उनका भी एचएस बैकग्राउंड था. तो स्टार्टिंग से ही थोड़ा वो इंक्लिनेशन था इस तरफ. बट हम्म. फिर कॉलेज में एक होता है दैट बैकअप चाहिए होता है. तो फिर इंजीनियरिंग में को ये था कि चलो एक जस्ट इन केस अगर नहीं होता तो फिर उस पॉइंट ऑफ व्यू से किया था कि चलो इंजीनियरिंग कंप्यूटर साइंस अच्छा फील्ड है आगे जॉब्स पॉइंट ऑफ व्यू से. तो इसलिए फिर इंजीनियरिंं परस्यू किया. बट इंजीनियरिंग में भी थर्ड फोर्थ ईयर में थोड़ा वो था माइंड में कि अब आगे एचएस की तैयारी करनी है. सो जैसे ही फिर मैंने पास आउट किया था 2017 में. तो उस टाइम से फिर जॉब ज्वाइन किए बिना कुछ भी मेरा सीधा डायरेक्ट प्रेपरेशन स्टार्ट कर दी थी. ग्रेट. तो मैंने यार हमेशा लोगों को ये कहते हुए सुना है कि इंजीनियरिंग बैकग्राउंड या मेडिकल बैकग्राउंड से जो लोग आते हैं इन्हें कुछ स्पेशल एडवांटेज रहती है, बिकॉज इफ वी आल्सो सी द फिगर्स, 60% के करीब इंजीनियर्स और मेडिकल बैकग्राउंड के लोग क्लियर कर रहे हैं. सो एक्चुअली कोई एक एडवांटेज है? एडवांटेज आई फील पेपर 2 में एक तो काफी होती है. अगर किसी और बैकग्राउंड से हो तो हमें जैसे उतना पढ़ना नहीं पड़ता पेपर 2 के लिए. ऑलरेडी उसकी तैयार लोगों का काफी बार पेपर 2 1-2 मार्क्स की वजह से रह जाता है जबकि उनका पेपर 1 क्लियर हो गया होता है. तो इंजीनियरिंग में एक तो ये बिकॉज हमारा मैथ्स और क्वांट लॉजिकल रीजनिंग है काफी स्ट्रॉन्ग. हमें वहां पे भी कंपनीज के जब हम एग्जाम्स देते हैं इंटरव्यूज देते हैं तो उसमें भी ऐसे ही क्वेश्चंस आते हैं जैसे पेपर 2 में आते हैं. तो उसका थोड़ा बेनिफिट आई फील आगे होता है. और बाकी इंजीनियरिंग में आजकल इतने सारे इंजीनियर्स हैं और जॉब्स इतनी कम है तो लोग आई फील इसलिए भी इंजीनियर ज्यादा होते हैं इसमें कि उनको कंपैरेटिवली वो भी इशू होता है कि एंड इट इज अ वेरी वेरी प्रेस्टिजियस जॉब टू बी इन द सर्विसेज. बहुत लोगों का स्टार्टिंग से ये होता है कि ड्रीम है सर्विसेज ज्वाइन करना. पेरेंट्स चाहे उस बैकग्राउंड में हो चाहे ना हो. लॉट ऑफ पीपल अभी एस्पिरेंट्स एक शो भी आया व्हिच आई वाज वाचिंग. तो उसमें भी इट्स आपका ड्रीम कि शुरू से कि यू वांट टू सर्व. कि स्टार्टिंग से जब आप देखते हो कि कितना आप चेंज ला सकते हो इस फील्ड में आके कितनी आपकी आउटरीच होती है इस फील्ड में आके तो उस हिसाब से था कि इसी उसमें जाना था. बिल्कुल. तो पर आई फील क्योंकि जैसे हम ओवरऑल देखें, वैसे एक्चुअली इंजीनियर्स और मेडिकल बैकग्राउंड वालों को एक ड्रॉबैक है, बिकॉज जितने हाँ सब्जेक्ट्स हैं वो आर्ट्स के हैं. सो एट द एंड एग्जैक्टली. जो मेन प्रीलिम्स क्लियर करने वाला पेपर भी है और जितने मेंस लिखने वाले पेपर भी हैं वो आर्ट्स सब्जेक्ट के हैं. सो एक्चुअली एग्जैक्टली. they just need to work on one thing, and ट्रू. people from engineering and other things need to work on everything. सो एक्चुअली एवरीथिंग. एडवांटेज वहां है. तो ये एक तरह से मिसकंसेप्शन भी बन गई है, और ऑब्वियसली जैसे आपने हाँ बोला जी. कि इंजीनियर्स इतने ज्यादा हैं तो ऑब्वियसली अपेयर होने के लोग भी बढ़ जाते हैं. एग्जैक्टली. हाँ जी. प्रोबेबिलिटी थोड़ी ज्यादा बढ़ जाती है. तो क्या मतलब आपका मतलब एक तो लेट्स सपोज यही आपका मोटिवेशन फैक्टर था कि आपके फादर खुद सिविल सर्विसेज में थे. हाँ इसके जी. अलावा आपने जैसे अभी शो और कितने चेंजेस आप ला सकते हैं, तो कोई बचपन में ऐसा एक्सपीरियंस हुआ, कोई ऐसी चीज आपने देखी? मतलब कईयों का होता है कि किसी ने दे हाँ सॉ जी. दैट ऑरा और द चेंज हाँ और जी. द डीसी और समवन डूइंग दैट थिंग, जिसे लगा कि हाँ यार जी. मुझे भी इस पोजीशन में होना चाहिए. एक इनिशियली एक तो लाइक यू यूज द वर्ड ऑरा. व्हेन दे एंटर द रूम वो ऑलरेडी जैसे हमारे स्कूल में आते थे तो कभी एज अ चीफ गेस्ट आएंगे. दे विल नरेट सर्टेन इंसिडेंट्स. दे विल टेल अस थिंग्स. एंड हमारे स्कूल के अलुमनाई होंगे या कहीं से वो आए होते थे एंड दे विल टेल अस. तो उस हिसाब से एक बहुत
अच्छी सी पिक्चर वो होती है कि बिकॉज और कोई सर्विस में इतना वो नहीं लगता। जैसे अगर मैं प्राइवेट सेक्टर में चली जाती तो फिर इतनी आउटरीच वो नहीं हो पाती। अगर आप एचएएस में हो, अगर आप यू गेट पोस्टेड, बहुत सारे डिस्ट्रिक्ट्स में आप जाते हो, इतना कभी हम जैसे गाँव में जाते थे लाइक ग्रैंड पेरेंट्स के घर पे, तो वहां पे कोई भी छोटी सी प्रॉब्लम होती थी या कुछ भी वो होता था तो यही ऑफिसर बीडीओज आएंगे, एसडीएम, मतलब अगर वहां पे कुछ हो गया, कभी कोई डिजास्टर आ गया, कुछ हो गया, तो ये लोग आते थे। ये लोग उस टाइम सारी सिचुएशन एनालाइज करेंगे, ऑर्डर पास करेंगे, क्या करना है, कैसे करना है। तो वो बहुत मोटिवेटिंग लगता था कि आप कोई प्रॉब्लम में है, आप जा सकते हो, आप उस पॉइंट पे जाके आप एक्चुअली कुछ कर सकते हो। लाइक इतना आपके पास रिसोर्सेज होंगे कि आप जेन्युइनली लोगों के पास जाके लाइक यू कैन हेल्प आउट पीपल। तो वो चीज बहुत मोटिवेटिंग लगती थी स्टार्टिंग से ही। बिल्कुल। और जैसे कि हम देखते ही हैं, चलो गवर्नमेंट जॉब्स, एक तो इंडिया में ये क्रेज है कि कोई भी गवर्नमेंट जॉब लग जाए, पर हाँ आम जी, गवर्नमेंट ग्रेड एब्सोल्युटली। बी सी में लगाएं, यू डोंट हैव हाँ, दैट पावर, यू आर जस्ट वर्किंग एक नाम पे कि हाँ गवर्नमेंट जॉब में है। यहाँ यू हाँ हैव द जी, डिसीजन मेकिंग एंड यू आर एक्चुअली इन द कंट्रोल, तो ऑब्वियसली उस चीज की फील ही अलग है। एग्जैक्टली। मतलब यू कैन ब्रिंग अबाउट दैट चेंज ऑफ कोर्स एवरी लेवल, मतलब सभी उससे जो आते हैं, जब सब काम करते हैं तभी वो एंड प्रोडक्ट निकलता है। बट आपके पास है वो रिसोर्सेज एंड डिसीजन मेकिंग पावर कि आप उसको इम्प्लीमेंट आगे कितना अच्छे से करते हो, यू हैव दैट पावर। तो फिर उसके काफी फर्क पड़ जाता है उस चीज से। बिल्कुल। और आपने अब वापस एग्जाम की तरफ आते हुए, आपने हाँ जी, तैयारी फाइनल ईयर, मतलब इन इंजीनियरिंग तो लास्ट सेमेस्टर तो वैसे ट्रेनिंग होता है, तो डिड हाँ यू जी, स्टार्ट प्रिपेयरिंग एनीथिंग ड्यूरिंग द योर बीटेक इयर्स, या उसके बाद ही सब कुछ शुरू किया? हाँ जी। मैंने अपना ऑप्शनल आई स्टार्टेड स्टडिंग पहले। मैंने साइकोलॉजी ऑप्शनल लिया था, तो वो मैंने पढ़ना स्टार्ट कर दिया था थोड़ा पहले। बाकी जीएस एंड ऑल वो मेरा इवेंचुअली ग्रेजुएशन के बाद ही अच्छे से प्रॉपर तैयारी स्टार्ट हुई। बट जो मेरे ऑप्शनल की एक दो मेन बुक्स थी उन लाइक वो मैंने सारी अपने इंजीनियरिंग के लास्ट ईयर में वो मैंने काफी कवर किया था। हाँ जी। बिल्कुल। और न्यूज़पेपर पढ़ने की जो हैबिट है, जो हर कैंडिडेट को बोला जाता है, तो ये हाँ जी, हैबिट क्या पहले से ही थी? बिकॉज व्हेन समवन स्टार्ट, कई बार हमारे बचपन से न्यूज़पेपर बोरिंग लगता है सबको, ठीक है, अगर हाँ कोई जी, हाँ जी। बचपन में खोलता भी है तो बस वो स्पोर्ट्स के हाँ सेक्शन जी, या सेलिब्रिटीज एग्जैक्टली के सेक्शन स्पोर्ट्स, हाँ खोल के जी, छोड़ देता है। एग्जैक्टली स्पोर्ट्स और एंटरटेनमेंट। तो कब न्यूज़पेपर पढ़ना शुरू किया, और हाउ डिड यू एक्चुअली डेवलप द इंटरेस्ट फॉर इट? मेरा वो काफी आई फॉलो कि 21 डेज इफ यू डू समथिंग तो वो हैबिट बन जाता है। तो जो भी चीजें अच्छी नहीं लगती फिर जबरदस्ती मेरा ये भी था कि 21 डेज बस इसको करो, एंड उसके बाद फिर वो अपने आप ही इंटरेस्ट भी बन जाता है, हैबिट भी बन जाती है। तो उससे मेरी बहुत सारी चीजें वैसे स्टार्ट की थी। न्यूज़पेपर वाज आल्सो वन ऑफ देम। और मेनली मतलब मैंने कॉलेज में भी लगाया हुआ था न्यूज़पेपर हिंदू, बट उतनी ज्यादा अच्छे से, मतलब बस आई वुड रीड इट, नोट्स मेकिंग और वो सब कुछ स्टार्ट नहीं किया था उस टाइम, वो तैयारी के बाद ही। बट हाँ जी, कॉलेज के लास्ट ईयर में थोड़ा थोड़ा न्यूज़पेपर एंड ऑल कर दिया था स्टार्ट। बिल्कुल। दूसरा मुझे ये भी लगता है, जब हम जनरल स्टडीज पढ़ना शुरू कर देते हैं, एज वी गेट टू नो अबाउट द फैक्ट्स, बिकॉज हमारे एजुकेशन सिस्टम में हमेशा सबसे बड़ी कमी यही है कि रट्टा मारो और पेपर में लिखाओ, वी डोंट एक्चुअली अंडरस्टैंड एग्जैक्ट एनीथिंग। अंडरस्टैंडिंग है ही नहीं, प्रैक्टिस नहीं था। हाँ तो जी, जब हम यहाँ पे आते हैं, अब सब कुछ एक तरह से एनालिसिस है, तो जब हाँ जी, अब पढ़ना शुरू करते हैं सिविल सर्विसेज के लिए, तो एक तरह से जब हम न्यूज़पेपर पढ़ते हैं, एक्चुअली हमें हाँ समझ जी, आने लगता है कि इंडिया और दुनिया में चल क्या रहा है। एग्जैक्टली वो डेप्थ में प्रॉपर एनालिसिस। अदरवाइज अगर न्यूज चैनल्स भी देखो तो काफी लाइक शैलो सा वो होता है। ज्यादा डीप न्यूज आपको बहुत, जैसे लोकसभा राज्यसभा टीवी, इन पे थोड़ा बहुत आपको डेप्थ मिलती है। अदरवाइज बहुत ऐसे हाइप वाली और वो लाइक एंटरटेनमेंट पर्पज से ही चलाई हुई वैसी न्यूज होती है। तो न्यूज़पेपर जब आप पढ़ते हो, जब आप एडिटोरियल्स पढ़ते हो, तो काफी ज्यादा अंडरस्टैंडिंग होती है। अच्छा, हमारी इस कंट्री से क्यों नहीं बनती, हमारी इस कंट्री से क्यों बन, मतलब वो अब बहुत टाइम हो गया पुरानी वॉर्स एंड एवरीथिंग को, उसके बाद इतना कुछ हो चुका है जिसके बारे में अगर आप नहीं पढ़ोगे आप अपडेटेड नहीं हो। मतलब हम वही सोचते हैं, अच्छा पार्टीशन के टाइम से तब से वो उसके बाद कितनी सारी चीजें हुई, मंथली ईयरली लेवल पे कितना कुछ एनुअली होता है, तो वो सब कुछ छोटी छोटी चीजें वो सब आपको और वो अपने आप फिर इंटरेस्ट भी बनने लग जाता है, एक से दूसरी चीज आप लिंक करते हो एंड अपने आप लाइक वो अंडरस्टैंडिंग बनती है, अच्छा इसलिए हुआ था वो, अच्छा इसलिए ऐसा है, वो सारे आंसर्स आने लग जाते हैं जो पहले नहीं पता होते।
बिल्कुल, जैसे कि एक तरह से मतलब सिविल सर्विसेज को तभी बोला जाता है कि चलो अगर पेपर की आप तैयारी करते हो, मतलब गॉड हाँ फॉरबिड, चलो जी, पहले तो क्लियर हो ही जाए जैसे आपका हो गया, हाँ और जी, नहीं भी होता, इट्स ओवरऑल अ पर्सनालिटी डेवलपमेंट, बिकॉज ओपिनियन इंडिया में हर एब्सोल्युटली, एक के पास है, बट हाँ जी, एजुकेटेड नॉलेज ओपिनियन गेन, होना अपने आप में एक बहुत एग्जैक्टली, बड़ी चीज है। टोटली, हाँ जी। और वो बहुत डेवलप होता है अगर आप इन एग्जाम्स की तैयारी करते हो। वो सिर्फ अगर आप तैयारी नहीं भी कर रहे हो, जस्ट गो थ्रू द न्यूज़पेपर, अब तो आई वुड टेल एवरीबॉडी, क्योंकि उससे बहुत ज्यादा आपका पॉइंट ऑफ व्यू क्लियर होता है, बहुत ज्यादा चीजें पता लगती हैं जो हम जैसे 20 लोगों के बीच बैठे और हम इतनी ऐसी कई बार बातें बोल देते हैं जब नॉलेज नहीं होता, तो अनलेस यू डू इट अच्छे से, अनलेस यू लाइक हैव स्टडीड अबाउट इट, तब तक वो चीजें क्लियर नहीं होती। फिर आप प्रॉपरली अपने आसपास 20 और लोगों को भी 20 चीजें बता सकते हो, अगर आपने पढ़ा हुआ है तो यू कैन स्प्रेड दैट वर्ड, आसपास भी लोगों का भी मिसअंडरस्टैंडिंग क्लियर कर सकते हो। बिल्कुल। दूसरा, हम हमेशा जब भी सिविल सर्विसेज की प्रिपरेशन देखते हैं, हमेशा हम देखते हैं हम्म, कि लोग ना दो तरीके के माइंडसेट के लोग आते हैं। एक है कि हमें सिर्फ और सिर्फ अपनी स्टेट के लिए ही प्रिपेयर करना है, हिमाचल के लिए ही हाँ प्रिपेयर करना हाँ है। एक जी, है दैट यू डाइवर्सिफाई योर ऑप्शंस, तुम यूपीएससी की भी तैयारी कर रहे हो, तुम हिमाचल की भी तैयारी कर रहे हो, तुम और भी आसपास की स्टेट्स की तैयारी कर रहे हो। हाँ। सो कौन सा बेटर लगता है आपको, और क्या एडवाइस दोगे? मेरा इनिशियली मेरा भी ये था कि मैंने यूपीएससी की प्रिपरेशन स्टार्ट की थी, और एचएस भी साइड बाय साइड, और किसी स्टेट का मैंने देने का एक्चुअली सोचा नहीं, बिकॉज फिर बहुत ज्यादा सिलेबस बढ़ जाता है। तो जैसे मैं हिमाचल और यूपीएससी तो दोनों साइड बाय साइड मैनेज कर सकती थी, बट जैसे अगर आप पीसीएस देते हो पंजाब का, तो पंजाबी इज कंपलसरी वहां पे। अगर आप बाकी स्टेट्स का देते हो तो उनकी हिस्ट्री, ज्योग्राफी, वो सब कुछ आपको बहुत डिटेल में सारा कल्चर एंड एवरीथिंग पढ़ना पड़ेगा। तो फिर बहुत ही ज्यादा चीजें पढ़ने को हो जाती हैं। तो मैंने इसलिए दो में डाइवर्ट वो किया हुआ था। फिर फर्स्ट ईयर में 2018 में व्हेन आई अटेम्प्टेड प्रीलिम्स, तो यूपीएससी का मेरा प्रीलिम्स क्लियर नहीं हुआ था और एचएस का क्लियर हो गया था। तो फिर मेरा एचएस की साइड वो मतलब ज्यादा, मैं उस साइड वो हो गई कि उसका मेंस, उसका इंटरव्यू, फिर उस साइड थोड़ा ज्यादा आई गॉट डाइवर्टेड। एंड फिर उसके बाद उसमें जब रैंक आ गई तो फिर ये था कि नहीं, अभी इससे मतलब प्रॉपर में एचएस प्रॉपर में आना था, क्योंकि अभी मतलब मेरे को एसडीएम वाले उस पे आना था। तो उसके लिए फिर आई वाज फिर वो अपने आप ही उसी में डायरेक्शन में थोड़ा चला गया। बट दोनों की प्रेपरेशन, यूपीएससी और अपने स्टेट की प्रेपरेशन, आई फील साथ में हो सकती है, बिकॉज अपनी स्टेट का 33% जो है, उसके अलावा ऑलमोस्ट एवरीथिंग इज प्रिटी सिमिलर। यूपीएससी में ऑफ कोर्स एथिक्स का एक एक्स्ट्रा वो होगा, थोड़ा आंसर राइटिंग में, पर अगर आप यूपीएससी वाले लेवल के आंसर्स एचएस में लिखोगे तो ऐसा नहीं होगा आपको कम मार्क्स मिलेंगे। वो आपको लाइक हेल्प ही करेगा अगर आप उस लेवल का नॉलेज स्टेट वाले एग्जाम में दिखाते हो। बट हाँ जी, वो 33% जो एक्स्ट्रा है, तो उतना यू विल हैव टू पुट इन, वो थोड़ा सा आपको एक्स्ट्रा वो डालना पड़ेगा। बिल्कुल, जैसे हम देखते हैं कि एक्चुअली यूपीएससी और अगर हिमाचल की बात की जाए, तो जैसे ऑप्शनल की हाँ तैयारी दोनों में करनी है, सीसा हाँ थर्टी जी, थ्री परसेंट मार्क्स पे है, एग्जैक्टली, ठीक है, नो में पैटर्न इंग्लिश भी। ऑलमोस्ट सेम है। तो अगर हम हाँ यूपीएससी एज अ गोल साथ में हमेशा लेके चले, यूपीएससी में ऑब्वियसली हाँ प्रीलिम्स जी, में क्वेश्चन थोड़े टफ रहते हैं, यू विल हाँ जी, एक्चुअली तो प्रिपेयर एट अ हायर लेवल, तुम ज्यादा तैयारी करके एग्जैक्ट, जाओगे, हाँ तो जी, ऑब्वियसली हिमाचल का पेपर निकलना और आसान हो जाएगा। हाँ जी, सो एक फोकस तैयारी, मतलब दोनों को ऑब्वियसली एक सिंगल टारगेट के बजाय, आप जैसे आपने क्या बोला। बोल सकते हो। हाँ जी, पर थोड़ा सा दोनों में ये डिफरेंस आ जाता है कि जैसे हिमाचल वाले में थोड़े फैक्ट्स ज्यादा होंगे, यूपीएससी में अंडरस्टैंडिंग वाले थोड़ा इन डेप्थ की 3-4 स्टेटमेंट्स हैं ये, इसमें थोड़ा आपको डायरेक्ट आएगा कि हाँ नोबेल प्राइज किसको मिला, क्या मतलब थोड़े डायरेक्ट क्वेश्चंस, तो यू हैव टू बी प्रिपेयर्ड फैक्ट्स के साथ भी। यूपीएससी में फैक्ट्स भी ऑफ कोर्स करने ही पड़ेंगे, बट वो फिर थोड़ा अंडरस्टैंडिंग वाला भी, तो वो आपको मेंस में स्टेट में बहुत हेल्प कर देता है यूपीएससी की तैयारी, बिकॉज आपका आउटलुक बहुत वास्ट हो जाता है, फिर आप चीजों को बहुत वास्ट उससे देखते हो, तो आपको मेंस में बहुत हेल्प मिल जाती है। बिल्कुल। इसके बाद जो एक स्टडी शेड्यूल है, एक डेली हाँ बेसिस पे जी, देखो, हर एक सबसे बेसिक सवाल आपको भी बहुत सारे लोगों ने शायद डीएम किया होगा कि कितने घंटे पढ़ना चाहिए। एक हाँ सवाल जी, अक्सर पूछा जाता है सिविल सर्विस वालों से कि हाँ कितने जी, घंटे पढ़ना चाहिए। हाँ जी। तो इस घंटे का आपके मुताबिक क्या हिसाब है? आई फील मेरा तो वेरी होता रहता था, ऐसे कभी स्ट्रिक्ट वो नहीं रहा कि नहीं मैं तो 8 घंटे तो आज पढ़ना ही पढ़ना है, वो लाइक इट केप्ट वेरी। बट उससे ज्यादा थोड़ा ना गोल सेटिंग पे पीपल शुड वर्क।
rather than कि 8 घंटे पढ़ना है और आपकी प्रोडक्टिविटी, उससे ज्यादा ये करो कि आज मेरे को इतना सिलेबस कंप्लीट करना है, मेरे को इतने चैप्टर्स करने हैं, rather than कि 8 घंटे आप बैठकर आपने एक चैप्टर कर लिया या 2 चैप्टर्स कर लिए, कि धीरे धीरे लाइक गोल्स अगर रखो तो वो कंपैरेटिवली ज्यादा बेनिफिशियल रहता है, आई फील, rather than जस्ट कि हाँ आज 7 घंटे, अगर आप 10 घंटे भी बैठे हो पढ़ने और उतनी प्रोग्रेस नहीं निकली तो फिर उसका उतना फायदा नहीं होता। तो बट ऑफ कोर्स ऐसा भी नहीं है कि हाँ ये 2 घंटे 3 घंटे टाइम तो देना पड़ेगा, 1 आवर न्यूज़पेपर को भी, लाइक 1 आवर 45 मिनट्स न्यूज़पेपर को भी देने पड़ेंगे। उसके बाद अपने ऑप्शनल को दिन के 1-2 घंटे आपको देने पड़ेंगे। एंड बाकी लाइक अगर आप 6 कर आवर्स की ऑन एन एवरेज, बाकी इट विल वेरी फ्रॉम पर्सन टू पर्सन, बट 6 कर आवर्स ऑन एन एवरेज अगर आप पढ़ रहे हो, बाकी थोड़े आप टेस्ट और रिविजन में वो कर रहे हो, तो इट्स अ गुड वो। पर दिन के एंड में 1-1.5 आवर रिविजन के लिए पक्का रखना, क्योंकि फिर यू स्टार्ट फॉरगेटिंग थिंग्स। अगर आपने आज पढ़ा उसके बाद आपने छोड़ दिया, 1 महीने बाद पढ़ोगे तो वो फिर से बहुत लाइक टफ हो जाएगा उसको फिर से वो रिमेम्बर करना। तो शाम को पढ़ो, अपने वीकेंड्स पे उसको फिर से रिवाइज कर लो, तो दैट आई फील रियली हेल्प्स, इंस्टेड ऑफ कि हाँ इतने घंटे पढ़ना है, उसको बस गोल वाइज उस पे वर्क करो, तो आई फील वो ज्यादा यूजफुल रहता है। बिल्कुल, जैसे मैं भी एडवाइस करता होता हूँ सबको कि तैयारी के लिए हमेशा एक ही फॉर्मूला है, 1 बुक पर सब्जेक्ट, कवर टू कवर, अगेन एंड अगेन। एग्जैक्टली, टोटली अग्रीड। हाँ बिकॉज कई बारी एक ही सब्जेक्ट के तुम इतनी किताबें पढ़ जाते हो, तुम उस सब्जेक्ट के तो हाँ मास्टर बन जी, और जाओगे हाँ जी, और बाकी सब जाता और है। उसे वही, और फिर इतना सारा वो बार बार फिर कंफ्यूजन भी रहता है, तो इससे बेटर है कि एक सोर्स बार बार बस उसको रिवाइज करते रहो, वो काफी हेल्पफुल रहता है। हाँ जी। बिल्कुल। तो इसके बाद कई लोग ये प्रिपरेशन में एक और चीज करते हैं कि करंट अफेयर्स, अभी हम पहले सब्जेक्ट पढ़ लें, सारे सब्जेक्ट को बार बार पढ़ते रहें, हाँ करंट अफेयर्स जी। एंड में देखेंगे। हाँ जी। तो तो इसके इसके लिए तो आई वुड से अ बिग नो नो, करंट अफेयर्स अपने साइड बाय साइड मंथ टू मंथ वो एंड के लिए मत छोड़ो, बिकॉज फिर बहुत कुछ छूट जाएगा। करंट अफेयर्स इतना छोटा टॉपिक नहीं है कि एक मंथ में फिर सारे कवर हो जाएंगे। उसको तो आई फील, जैसे आप न्यूज़पेपर रोज पढ़ रहे हो उसमें भी करंट अफेयर्स हैं, एक आप जो जो भी आप मैगजीन लेते हो उसमें भी, तो उसको मंथली प्लीज साइड बाय साइड, मंथली भी क्या डेली, मतलब अपने करंट अफेयर्स ब्रश अप करते रहो। एंड के लिए करंट अफेयर्स छोड़ना इज वेरी रिस्की, मतलब आई वुड नॉट रिकमेंड दिस। बिल्कुल, क्योंकि ऑलमोस्ट 30 to 40 क्वेश्चन, अगर हम हाँ जी, सब्जेक्ट्स भी आगे जोड़ दें तो 50 प्लस भी हो जाएंगे। बिकॉज एग्जैक्टली, जैसे अगर करंट से। प्रेसिडेंट रूल करंट अफेयर में आया है, प्रेसिडेंट रूल हाँ पॉलिटी में जी, भी है, सो वी कैन काउंट देम एग्जैक्टली, ऑन बोथ साइड। तो वो तो एग्जैक्टली। बहुत बड़ी वेटेज बनती ही जाती है। तो हाँ और जी, प्लस करंट और वो अफेयर आपकी करंट, खुद रिवीजन करवाता रहता है। हाँ जी, और करंट फिर स्टैटिक को सप्लीमेंट करने में भी बहुत हेल्पफुल होता है। मेंस में भी अगर आपका कोई उसका स्टैटिक क्वेश्चन भी है तो उसमें कुछ अगर आप करंट का डालोगे तो वो आपके आंसर को और अच्छे से सप्लीमेंट ही करेगा, तो वो उसमें हेल्पफुल ही रहता है। बिल्कुल। अच्छा, कई लोग ये भी करते हैं, अब इसी से मुझे चीज याद आई कि प्रीलिम्स की तैयारी हम पहले करेंगे और फिर हम मेंस के बारे सोचेंगे। हाँ जी। तो ये चीज आपको क्या लगती है? प्रीलिम्स के बाद मेंस के लिए इतना टाइम नहीं होता कि आप सब कुछ उस टाइम के लिए छोड़ दो, इतना टाइम नहीं मिलता, 3 महीने में वो सब कुछ नहीं हो पाएगा। अगर आप ऑप्शनल भी छोड़ दो तब के लिए, जीएस, एसए, इंग्लिश, हिंदी, तो इतना टाइम नहीं है, लाइक 90-100 डेज जो आपको मिलेंगे, या कई बार इट्स इवन 60-70 डेज, उसमें इतना सारा कंप्लीट करना पॉसिबल ही नहीं है। ऑप्शनल आपको पहले से करते रहना पड़ेगा। जब आप प्रीलिम्स के लिए भी तैयारी कर रहे हो तो उसको मेंस पॉइंट ऑफ व्यू से करो, कि अगर आप कोई टॉपिक देख रहे हो प्रीलिम्स में, कोई फैक्ट है, तो उसका थोड़ा सा उस पर एक्स्ट्रा रिसर्च करके वो आपका मेंस का पूरा आंसर बन जाएगा। तो उससे आपकी जीएस के पेपर्स की तैयारी हो जाएगी। आप एडिटोरियल्स पढ़ रहे हो, वो आपको एसए में बहुत हेल्प कर देते हैं। आप थोड़ा सा हिंदी वाला न्यूज़पेपर पढ़ लो, फिर उससे आपका हिंदी के पेपर में काफी हेल्प आती है। हिंदी के जो एसेज आते हैं, मतलब इट्स 40 मार्क्स का है, सिर्फ क्वालिफाइंग है, बट अगर वो 40 नहीं आए तो बाकी सब कुछ वेस्ट चला जाता है। बाकी फिर आपके चाहे हाईएस्ट मार्क्स हो, अगर आपका इंग्लिश और हिंदी क्वालिफाई नहीं हुआ तो वो फिर वो काउंट भी नहीं होगा कि कितने मार्क्स आए, आप सीधे बाहर हो जाते हो। और इतने लोगों का हर साल इसकी वजह से भी एग्जाम रह जाता है। तो मतलब इन वाली सारी चीजों को आपको स्टार्टिंग से थोड़ा थोड़ा लाइक टाइम देके करना पड़ेगा, बिकॉज एंड में इतना टाइम नहीं बचेगा। एंड में रिवाइज करने को ही इतना होता है, वही कंप्लीट हो जाए वही बहुत बड़ी बात है। कुछ नया पढ़ने के लिए तो यू डोंट गेट अ लॉट ऑफ टाइम।
बिल्कुल, जैसे कि हम अब सबसे पहले प्री स्टेज की बात करें, प्रीलिम्स में अब जैसे हमने स्टार्टिंग में आवर्स की बात की थी, मेरा भी यही कहना है हाँ कि जी, स्टार्टिंग में जैसे कि रोज के घंटे कोई भी नहीं फिक्स कर सकता, मतलब हाँ जी, लिटरली हम एक रोबोट की तरह काम कर रहे होंगे अगर हम रोज ही बारह हाँ बारह जी, घंटे पढ़ पाए। ये एग्जैक्टली। मिसकंसेप्शन ये भी है कि हर टॉपर जो है वो 12-15 घंटे अपने दिन के लगा रहा बिल्कुल भी नहीं, बिल्कुल भी नहीं। है। तो एक्चुअली रियलिटी ये है कि लगाते हैं, बट दैट इज जस्ट प्रीलिम से महीना 2 महीने पहले। हाँ, हाँ जी, ट्रू, एग्जैक्टली। एंड के 1 मंथ, लाइक 1.5 मंथ, उस टाइम तो वो, लाइक उस टाइम तो आपको आवर्स भी देने पड़ेंगे और प्रोडक्टिविटी भी निकालनी पड़ेगी, अदरवाइज तो निकलेगा ही नहीं एग्जाम। तो वो एंड के 1.5-2 महीना उस टाइम तो होता है कि दिन के 10 घंटे 12 घंटे जो भी वो निकले। बट उसमें भी ऐसा होता है कि बीच बीच में टेक थोड़ा सा टाइम ऑफ, थोड़ी सी ब्रेक ले लो, सांस ले लो। नहीं, अदरवाइज बहुत ज्यादा प्रेशर लेने से भी फिर वो बहुत एंग्जाइटी हो जाती है लास्ट मोमेंट पे, और बहुत कंफ्यूजन हो जाता है माइंड में। तो आराम आराम से बीच में टेक थोड़ा सा ब्रेक, वॉक्स पे जाओ, अपना टाइम लो थोड़ा। पूरा दिन कोई भी नहीं पढ़ सकता, तो इतना वो भी प्रेशर नहीं अपने लो। अगर 10 घंटे भी पढ़ रहे हो तो भी यू कैन टेक ब्रेक्स, 2 घंटे बाद आप 1-1 घंटे का भी ब्रेक ले सकते हो, तो भी आपका पूरा दिन आराम से निकल जाएगा। तो वो डुएबल होता है, पर अच्छे से थोड़ा स्केड्यूल कर लो कि 2 घंटे पढ़ा फिर 1 घंटे ब्रेक, 2 घंटे पढ़ा 3 घंटे पढ़ा फिर 1 घंटे ब्रेक, उस हिसाब से कि ले लिया, पर उन 3 घंटे में फिर अपनी प्रोडक्टिविटी निकाल लो। बिल्कुल, क्योंकि मेंटल हेल्थ भी जरूरी है। हाँ ठीक जी, है। बहुत। क्योंकि सारा दिन घर पे बंद रहना भी बहुत मुश्किल है, तो हाँ हाँ जी, बिल्कुल। आजकल वैसे ही कोविड सिचुएशन में तो और भी कोई इंस्टीट्यूट भी नहीं जा रहा है, अंदर अंदर ही है, सारा टाइम पढ़े जा रहे हो पढ़े जा रहे हो, तो थोड़ा सा ब्रेक भी ले लो, अदरवाइज माइंड भी इतना स्ट्रेस बेयर नहीं कर पाता। बिल्कुल। अच्छा, हाँ, इसी पेंडेमिक से ये चीज माइंड में आई कि जैसे कि लोग हाँ जी, हमने लास्ट लॉकडाउन में भी देखा था, इस लॉकडाउन में भी देखा था, पीपल स्टार्ट फॉलोइंग न्यू एक्टिविटीज। सो जस्ट टू हाँ इनकरेज जी, न्यू पीपल की एक्टिविटी के तौर पे यू कैन एक्चुअली चेंज योर एंटायर करियर इनटू सिविल सर्विसेज हाँ जी, ड्यूरिंग द पेंडेमिक, क्योंकि घर पे तो बंद ही है सब, घूमने का टाइम हाँ तो जी, हाँ खत्म है। जी, हाँ जी। तो अब तो जैसे पहले होता था कि हाँ बाहर निकल गए ये वो, अब तो जैसे लॉकडाउन बिल्कुल ही बंद है। बट उसमें तो लाइक कंपैरेटिवली प्रोडक्टिविटी सबको लगता है कि अब काफी ज्यादा हो जानी चाहिए। बट अभी भी लोग उतना ब्रेक एंड ऑल ले ही रहे हैं, तो वो ओवरऑल उतना ही हो जाता है। बट अभी वो है टाइम की, थोड़े टाइम बाद व्हेन थिंग्स ओपन अप, आप बाहर वगैरह भी जाते हो, जैसे भी करते हो, ऊपर से इतना ज्यादा आपको टाइम एक्सटेंशन मिल गया है। यूपीएससी वालों का एग्जाम पोस्टपोन हो गया है, स्टेट सर्विसेज का भी प्रोबेबली पोस्टपोन हो जाएगा। तो बहुत अच्छे से लाइक सारे अपना प्लान करके, अभी बहुत अच्छा टाइम है, बहुत अच्छा चांस है क्लियर करने के लिए, उसको प्रॉपर अपना स्ट्रैटेजी बना के। बट ऑल्सो अंडरस्टैंड कि वो टाइम सबको मिला हुआ है। तो ये आप अगर सोचो कि अभी 3-4 महीने हम ब्रेक ले लेते हैं, पेपर तो पोस्टपोन हो जाएगा, तो ये ब्रेक सबके लिए है, मतलब ये एक्सटेंशन सबको मिली हुई है। तो अगर आपने ब्रेक ले लिया और बाकी सब पढ़ रहे हैं, तो आप काफी ज्यादा पीछे आ जाओगे। इसलिए डोंट टेक दिस लाइटली, इसको अच्छे से यूज करो। और थोड़ा ज्यादा ही जो आपको टॉपिक्स में डाउट है, जो आपके ऑप्शनल अगर क्लियर नहीं है, वो सारे डाउट्स अभी इस टाइम में अपने क्लियर कर लो। बिल्कुल, क्योंकि बहुत ही गोल्डन टाइम है कि आपके पास इस हाँ टाइम जी, डिस्ट्रैक्शन कोई नहीं एब्सोल्युटली, बची है, मतलब एक्सेप्ट एग्जैक्टली, दैट हाँ जी, दैट यू हैव टू टेक केयर ऑफ योर हेल्थ। उसके अलावा हाँ जी, यू आर फ्री कि तुम अब इस पूरे टाइम में एक्चुअली अपना हाँ करियर जी, का जो पाथ है वो पूरा पूरा चेंज कर सॉर्ट सकते कर सकते हो। हाँ जी, हो। जो बिल्कुल। सारे पहले बोलते थे कि नहीं ये हो जाता है वो, अभी सच में कुछ और डिस्ट्रैक्शन नहीं है, सिर्फ घर पे बैठना है, सिर्फ पढ़ना है, और कुछ नहीं है करने को। तो उस टाइम को अच्छे से यूज करो एंड मेक योर करियर। उसके बाद पूरी लाइफ वो है, उसके बाद नहीं है इतना ज्यादा ये वाली चीज, पढ़ने पढ़ने वाला, करियर वाली पॉइंट ऑफ व्यू से आराम से सॉर्ट हो जाओगे। फिर कॉन्सेंट्रेट ऑन योर वर्क एंड एवरीथिंग, फिर सब हो जाता है। बस अभी थोड़ा सा ये जो टाइम है, इसको अच्छे से यूज कर लो। बिल्कुल। अच्छा, कोई ट्रिकी क्वेश्चन जो आपसे इंटरव्यू में पूछे गए हो जो आपको याद हो अभी भी, क्योंकि यू हैव फेस 2 इंटरव्यूज। हाँ जी, तो मेरे को लास्ट इंटरव्यू में थोड़ा जैसे चेयरमैन सर ने एक चीज पूछी थी कि उसके यूएन के 10 नॉन परमानेंट मेंबर्स, तो वो थोड़ा जैसे बिकॉज ही वाज फ्रॉम आर्मी बैकग्राउंड, तो उनको इंटरनेशनल अफेयर्स और आर्मी और इन चीजों से वो काफी पूछते थे। तो मिलिट्री डिफेंस इन चीजों से और इंटरनेशनल अफेयर्स, तो वो मेरे को थोड़ा ऐसे लगा था कि बिकॉज वो 10 कंट्रीज नहीं, इतना लाइक 5 परमानेंट तो सबको वो होते हैं, फिर वो 10 की 10 वो नहीं उतने अच्छे से याद रहती।
अपार्ट फ्रॉम दैट इस बार मोस्टली में से अपने सर्विस से था मेरा, लाइक ऑलमोस्ट 60 to 70% ऑफ द इंटरव्यू वो मेरे ही डिपार्टमेंट, बिकॉज आई वाज इन एक्साइज एंड टैक्सेशन, तो काफी हद तक उसी से रहा था। तो अगर इफ समबडी इज वर्किंग तो अपनी जॉब का बहुत अच्छे से प्रिपेयर करके जाना चाहिए, बिकॉज उससे काफी पूछ लेते हैं आपको, एंड दे एक्सपेक्ट यू टू नो। अगर आप कहीं 1-2 साल अगर आपने काम किया है तो वो ऑब्वियसली आपसे एक्सपेक्ट करते हैं कि आपको उस फील्ड का पता हो, तो वो काफी इम्पोर्टेंट हो जाते हैं। सबका अपनी अपनी फील्ड होती है, जितने भी पैनलिस्ट होते हैं, तो सबका एक बहुत डिफरेंट से क्वेश्चंस आते हैं कि किसी का डिफेंस से आ जाएगा, किसी का एक ओपिनियन बेस्ड क्वेश्चन आ जाएगा, किसी का एक बिल्कुल ही फैक्चुअल आ जाएगा करंट अफेयर्स से। तो यू हैव टू बी प्रिपेयर्ड फॉर एवरीथिंग। जो जैसे लोगों को ये लगता है कि इंटरव्यू में तो बस चिट चैट टाइप होगा या मतलब इतना वो नहीं होगा, वो तो सिर्फ पर्सनालिटी देखेंगे। अगर आप बहुत कॉन्फिडेंटली 10 क्वेश्चन गलत बोल रहे हो तो फिर वो पर्सनालिटी नहीं मैटर करेगी कि आपने कितने कॉन्फिडेंटली बोला, कितना अच्छे से बोला। आपको थोड़ा नॉलेज भी होना चाहिए, आपको अच्छा है फर्स्ट इंप्रेशन ऑब्वियसली देना है वहां पे। वो भी इतने सारे लोग हैं, लोगों के इंटरव्यूज लेंगे जिनको इतना नॉलेज होगा, तो आप भी उन लोगों में होने चाहिए। तो 1-2 क्वेश्चंस आपको नहीं आते, 3 भी नहीं आते, इट्स ओके। सब कुछ सबको सब कुछ नहीं आ सकता, मेरे को भी नहीं आते थे बीच बीच में 2-2 3-3 क्वेश्चंस, एंड इट्स ओके। बट सारे ही एक लाइन में ना आए तो वो थोड़ा बैकफायर कर जाता है। तो अपने टॉपिक्स थोड़े अच्छे से, करंट अच्छे से थोड़ा प्रिपेयर करके जाना चाहिए, क्योंकि इंटरव्यू में जो पैनलिस्ट हैं वो मेनली करंट ज्यादा न्यूज़पेपर्स पढ़ते होंगे, तो उनको करंट का ज्यादा वो होगा। अब इतना आपसे कि बैटल ऑफ प्लासी ये वो उतना नहीं पूछते हैं, उतना उनको पता है कि आपने मेंस क्लियर किया है तो आपके वो फैक्ट्स क्लियर हैं। बट करंट जो इवेंट्स हैं उन पे पॉइंट ऑफ व्यू वगैरह वो होना काफी इंपॉर्टेंट होता है। बिल्कुल। इसके बाद जैसे आपने आपकी जॉब की बात की, ऐसे हाँ जी, कैंडिडेट्स मैंने ये भी देखे हैं कि बहुत सारे कैंडिडेट्स कि क्या हम जॉब के साथ प्रिपेयर कर पाएंगे, क्योंकि 5 बजे तक तो हाँ ऑफिस ही जी, होते हैं, ठीक है, कई बार हाँ एक्स्ट्रा जी, अगर प्राइवेट जॉब में है तो एक्स्ट्रा टाइम भी हाँ लगाना जी, पड़ जाता है। हाँ जी, हाँ जी, हाँ और जी, दूसरे कैंडिडेट जो अभी एजुकेशन में है, पर हमने ये भी देखा है बहुत ही यंग कैंडिडेट्स एट द एज ऑफ 21, जो पहली हाँ जी, एज हाँ है जी, उसी में क्लियर कर जाते हैं। हाँ जी। सो व्हाट डू यू हैव टू से टू देम? जॉब के साथ इट इज वेरी पॉसिबल, मैंने खुद किया हुआ है। अ लॉट ऑफ माय फ्रेंड्स जो जॉब कर रहे हैं 5-5 6-6 बजे तक जो ऑफिस में रहते थे, एक तो थोड़ा बेनिफिट ये होता है कि मेरी जैसे पहले से तैयारी थी तो एक थोड़ा फाउंडेशन मतलब बेस बना हुआ था। कोई उसी टाइम स्टार्ट करे तो वो थोड़ा सा मतलब उनको टाइम ज्यादा देना पड़ेगा, क्योंकि अगर आपका बेस बना हुआ है, आपने 1-2 साल पहले सिर्फ तैयारी की है, फिर आप जॉब कर रहे हो, तो आपको बस रिवाइज करनी है, चीजें करंट देखना है और रिवाइज करना है। बट पहली बार अगर आप पढ़ रहे हो तो आपको थोड़ा ज्यादा टाइम देना पड़ेगा। अदरवाइज जॉब के बाद अगर आप 5 बजे भी घर आ रहे हो, आप 1-2 घंटे का ब्रेक भी ले लेते हो, तो भी यू कैन टेक आउट 3 घंटे और वीक 3-4 घंटे एवरी डे। पर अगर वो एवरी डे निकल जाते हैं इट्स इनफ। वो बस आपको कंसिस्टेंसी चाहिए है। ये फिर ये नहीं कि एक दिन आप 3 घंटे पढ़ लिए फिर पूरा हफ्ता थोड़ा ब्रेक ले ली। तो 3 घंटे वीकेंड्स, यूज योर वीकेंड्स वेल, यूज योर हॉलीडेज वेल। और जैसे आप ऑफिस जा रहे हो वापस आ रहे हो, यूट्यूब पे हिंदू के एनालिसिस के वीडियोस होते हैं, उनको देखते हुए यूज दैट टाइम। कोई पुराने विजन के वीडियोस, कोई लाइक हर चीज का वीडियो इस टाइम पे यूट्यूब पे अवेलेबल है। आपको कोई टॉपिक रिवाइज करना है, ईयरफोन्स लगाए और अपने कम्यूट रास्ते में आधे घंटे जाते हुए आपने एक टॉपिक कवर कर लिया। मतलब फिर आपको अपना टाइम अच्छे से यूटिलाइज करना पड़ेगा, उसके अकॉर्डिंग एडजस्ट करना पड़ेगा, बट बहुत आराम से पॉसिबल है जॉब के साथ। बिल्कुल। और आप जब मेंस के आंसर्स आपने प्रैक्टिस भी की और उसके बाद लिखे भी हैं, हाँ जी। तो डिड यू गो फॉर द पैराग्राफ फॉर्म और द पॉइंट फॉर्म? वो थोड़ा वेरी करता था आंसर टू आंसर भी, बट आई वुड प्रेफर कि मेरे पॉइंट्स उसमें हर आंसर में, कि अगर 4 मार्क्स का है तो 4 उसमें वो चीजें आ जाए, 8 मार्क्स का है तो 8, 20 मार्क्स का है तो मेरा थोड़ा वो रहता था कि मार्क्स के हिसाब से उतना उसमें फैक्ट्स और वो सब कुछ आ जाए, उतने पॉइंट्स उस हर आंसर के हिसाब से आ जाए। और बाकी फिर कि कुछ में है अगर कहीं पे फ्लो चार्ट बन सकता है तो उसमें वो बना दिया, इंस्टेड ऑफ राइटिंग अ होल पैराग्राफ। थोड़ा सा अगर
बीच में आपके एक दो आंसर्स डिफरेंट होते हैं, तो जो चेक कर रहा है उसको भी थोड़ा वो लगेगा कि हाँ एक डिफरेंट टेक्निक यूज की। 20 मार्क्स वाले में आप थोड़े डायग्राम्स बना दो, 8 मार्क्स वाले में थोड़े डायग्राम्स बना दो। हर पूरे ये भी नहीं कि पूरे क्वेश्चन में आपने सिर्फ पॉइंट फॉर्म में लिखा है या सिर्फ पैराग्राफ फॉर्म में, उसको अलग अलग हिसाब से वो करो, बट मेक श्योर कि जो पूछा गया है उससे थोड़ा रिलेटेड। एक तो कई बार हम वर्ड्स देख के इतने एक्साइट हो जाते हैं 2-3 की अच्छा ये पूछा, हम पूरा क्वेश्चन का ना मीनिंग नहीं समझते और हम अपने हिसाब से आंसर कर देते हैं। तो रीड द क्वेश्चन वेरी केयरफुली। अगर किसी चीज का इम्पैक्ट पूछा है, अगर किसी पर्टिकुलर आर्किटेक्चर का इम्पैक्ट पूछा है, सपोज कि मॉडर्न आर्किटेक्चर का इंडिया पे क्या इम्पैक्ट, तो आप सिर्फ मॉडर्न आर्किटेक्चर के बारे में नहीं लिख सकते, उसके थोड़े फीचर्स दोगे बट इम्पैक्ट भी लिखो कहाँ पे आगे, मतलब अंडरस्टैंड दैट क्वेश्चन और उस हिसाब से फिर उसको आंसर करो। सीधा ब्लाइंडली एक दो कीवर्ड्स, ये बहुत लोगों के साथ फिर एंड में दे वंडर कि 1 नंबर क्यों मिला 4 में से, 8 में से 2 नंबर क्यों मिले। तो वो लास्ट टाइम भी मैंने आरटीआई फाइल करके अपने आंसर्स देखे थे, तो मेरे को ये काफी गलतियां पता लगी थी कि वी नीड टू अंडरस्टैंड। कुछ क्वेश्चंस में ऐसा भी होगा कि आपको 8 में से 2 मार्क्स भी मिलेंगे, पर अच्छा लिखोगे तो 6 भी मिलेंगे। तो अंडरस्टैंड कि कैसे, वो ऐसा नहीं है उनको आपसे कोई पर्सनल खुंदस तो है नहीं, वो ना उनको पता है किसका क्या पेपर है, तो आप अच्छा लिखोगे तो ऑब्वियसली मार्क्स मिलेंगे। तो उसके अकॉर्डिंग थोड़ा वो, और वो प्रैक्टिस से ही आएंगी ये सारी चीजें। आप प्रैक्टिस करो, टेस्ट सीरीज दो, तो उससे बहुत हेल्प मिलती है। बिल्कुल, जैसे हमने भी क्या कहते हैं यूट्यूब पे जो आंसर राइटिंग वीडियोस डाली हैं, इवन माय हाँ जी, सजेशन हाँ होता जी, है हाँ कि जो मिक्सचर है कि जी, आपके पैराग्राफ और बुलेट फॉर्म्स का, हाँ दैट इज जी, एक्चुअली फॉर्म्स द बेस्ट आंसर। बिकॉज एग्जैक्टली, अगर सारे ही पॉइंट्स हैं, दैट लुक्स लाइक अ हाँ फैक्ट जी, शीट। एग्जैक्टली, एग्जैक्टली, अगर सारे ही पैराग्राफ हैं तो वो लगता है तो वो कहानी लिखी ऐसे है। टाइप, हाँ हाँ, जी, वही, तो हाँ हमें उन दोनों के बीच का एक मिक्सचर क्रिएट करना हाँ होता है कि जी, दोनों चीजें रिफ्लेक्ट करें, ठीक है। तो हाँ वैसे जी, ही एग्जैक्ट, बीच में ग्राफ्स जैसे आपने बोला वो सब कुछ भी डल जाए तो इवन हाँ दैट जी, इज वेरी इंटरेस्टिंग हाँ जी, एक्सपीरियंस। हाँ जी, इसके तो वो बाद थोड़ा अगर एस्से की इंटरेस्टिंग, बात करें, हाँ, सॉरी हाँ आई जी, कट यू, आप कुछ हाँ बोल नहीं रहे नहीं थे। नहीं नहीं, एब्सोल्युटली फाइन, हाँ जी, नहीं 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 सो ऐसे के लिए, हाँ जी, हाँ, सो हाउ डिड यू प्रिपेयर फॉर द एस्से, क्योंकि एस्से को तो बहुत ही डायनामिक बनाने की जरूरत होती है। इट्स हाँ योर जी, शीट, यू हैव हाँ टू जी, डायरेक्ट योर थॉट्स। हाँ जी, ऐसे में एक तो जैसे कुछ पर्टिकुलर टॉपिक्स होते हैं, एजुकेशन, वुमेन एम्पावरमेंट, यूएन से यूजुअली एसेज आ जा, मतलब जो पिछले 5-6 इयर्स में एसेज आए हैं, वो थोड़े टॉपिक्स अगर देख के जाओ उससे काफी हेल्प मिल जाती है, क्योंकि कुछ टॉपिक्स हैं जो हर साल, मतलब 2-3 साल के गैप पे आ जाते हैं, या एजुकेशन हो, मतलब ऐसे ऐसे कुछ टॉपिक्स हैं वो आ जाते हैं। तो अगर आई यूजुअली मैं इन टॉपिक्स पे कोट्स आई प्रिपेयर कि जो जो किसी सॉरी किसी अच्छे, सपोज बी आर अम्बेडकर ने कुछ बोला है, किसी पॉलिटिशियन ने, किसी उसने कुछ बोला हुआ है, किसी रिसर्चर ने कुछ बोला हुआ है, तो आई कोट दैट, उससे स्टार्ट कर दिया या उससे एंड कर दिया। मतलब वो थोड़ा अच्छा सा वो दे देता है, लाइक अ स्टार्ट और एन एंड टू योर एसे। अपार्ट फ्रॉम दैट, जब आप बजट और इकोनॉमिक सर्वे पढ़ते हो तो आप बहुत सारे फैक्ट्स लर्न करते हो उसके लिए। तो आप वो सारी स्कीम्स जो बजट में है, अगर एजुकेशन को आप उसमें वो यूज करो, जो फैक्ट्स हैं, लिटरेसी रेट्स, उससे कंपेयर करो, पहले कितना था, कितनी ग्रोथ हुई है। एंड एसेज में एक और चीज है, सोल्यूशन ओरिएंटेड होना इज वेरी इंपॉर्टेंट। कुछ भी ऐसे है तो सिर्फ प्रॉब्लम्स नहीं बता सकते, सिर्फ कि यू हैव टू बी उनको बोलते हैं कि पॉजिटिव अप्रोच इज वेरी इंपॉर्टेंट इस एग्जाम में, लाइक दे सी इट कि आपका कितना वो है, आप कितने सोल्यूशन ओरिएंटेड हो, आप कितना किसी प्रॉब्लम को अच्छे से, आपकी कितनी क्रिएटिविटी आप शो कर, तो वो आप ऐसे में ही दिखा सकते हो। बाकी बिकॉज काफी लिमिटेड हो जाता है, जीएस में आपको वही लिखना है जो ऐसे में यू कैन शो दैट क्रिएटिविटी। तो यूज अपना कि कोई अगर स्कीम भी है, क्या चेंजेस ला सकते हैं उस स्कीम में, कुछ इंटरनेशनल रिलेशंस, कैसे आप उसमें पॉजिटिवली उसमें वो वर्क कर सकते हो। तो दीज थिंग्स कम इन वेरी हैंडी। कोई थोड़े बहुत एनेक्डोट्स डाल दिए, कुछ वो, मतलब मेक योर ऐसे इंटरेस्टिंग बिकॉज इट्स वेरी लॉन्ग काफी। और तो अगर वो इंसान पढ़ भी रहा है तो एक बहुत मोनोटोनस सा सेम चीज रिपीट हो रही है, तो ऑफ कोर्स मार्क्स नहीं मिलेंगे। तो उसको थोड़ा इंटरेस्टिंग बनाने के लिए कि थोड़ा डायनामिक रखो, कि चेंजिंग द टोन ऑफ द एसे, तो वो थोड़ा एंड में काफी
ओवरऑल काफी इंटरेस्टिंग बन के आता है। तो फिर जो देख भी रहा होगा आप कैसे, उसको भी काफी लाइक अलग अलग पॉइंट्स मिलेंगे, तो दे नो कि आपको इतना नॉलेज है और आपने उसको एक उसमें कैसे डाला, तो वो काफी लाइक आई फील कि उससे कंपैरेटिवली ज्यादा मार्क्स मिलते हैं। एट द एंड आपको बहुत टाइम लिया, लास्ट में अरे एक वर्ड ऑफ विजडम फॉर द फ्यूचर एस्पिरेंट्स। हाँ जी, फर्स्टली इन केस एक दो अटेम्प्ट्स नहीं होते, प्लीज डोंट लूज हार्ट। बहुत कंपेटिटिव है एग्जाम, एंड प्रीलिम्स के बाद, मेंस के बाद, इंटरव्यू के बाद 2-2 3-3 मार्क्स से भी कई बार वो रह जाता है। बट जब आप इतनी क्लोज हो तो आपको पता है कि हाउ गुड यू कैन डू, तो थोड़ा सा और एफर्ट, एंड नथिंग विल सब्स्टिट्यूट फॉर हार्ड वर्क। कोई शॉर्टकट्स नहीं, कोई कुछ, वो करना ही पड़ेगा। एट द एंड इट बॉइल्स डाउन टू आप कितना हार्ड वर्क करते हो और आप कितनी स्मार्ट स्टडी करते हो। अंडरस्टैंड कौन से टॉपिक्स इम्पोर्टेंट हैं, अंडरस्टैंड किन चीजों पे ज्यादा फोकस रखना है, और वो अंडरस्टैंडिंग बनती है प्रीवियस ईयर पेपर्स को आंसर बार बार करके। पिछले आप 4-5 साल के पेपर्स देखो, अंडरस्टैंड द पैटर्न्स, बी इट प्रीलिम्स बी इट मेंस। उससे बहुत ज्यादा आइडिया लगता है कि किस डायरेक्शन में वो लोग क्वेश्चंस पूछते हैं और आपको किन टॉपिक्स पे ज्यादा वो, तो दैट इज स्मार्ट स्टडी। अगर आप पूरा सब कुछ हिस्ट्री में पढ़ते रहोगे, इंडस वैली वगैरह जिससे कुछ पूछेंगे ही नहीं वो एचएएस में, तो दैट इज जस्ट वेस्ट ऑफ टाइम। तो पूरा अंडरस्टैंड, पुराने पेपर्स देखो, कौन से टॉपिक ज्यादा इंपॉर्टेंट है, उस हिसाब से अपनी स्टडी को प्लान करो। पहले रिसर्च करो, उसके बाद थोड़ा प्लानिंग स्टार्ट करो, उसके बाद अपनी स्टडी स्टार्ट करो, उससे बहुत ज्यादा हेल्प मिलेगी। बिल्कुल। और इसी कुछ बेटर करने के लिए हमेशा एक बेटर अच्छा मेंटर मिल जाए तो ऑब्वियसली एब्सोल्युटली, दे कैन ऑलवेज टीचर गाइड से यू थ्रू इट। बहुत हेल्प मिलती है। और नहीं मतलब बिकॉज हम लोगों ने 10th में छोड़ दिया होता है हिस्ट्री ज्योग्राफी पढ़ना, उसके बाद से देखे ही नहीं होते हैं ये सब्जेक्ट्स, तो बहुत हेल्प मिलती है अगर somebody who is in touch, जो आपके टीचर्स होते हैं जो इतने प्रोफिशिएंट हैं इन सब्जेक्ट्स में, वो अगर आपको आके गाइड कर दें, बताएं, मतलब ये सारी जो रिसर्च है वो आपके लिए कर देते हैं और आपको बस बताते हैं कि आगे कि आपको क्या पढ़ना है। ये तो आपका इतना सारा टाइम वो बचाते हैं, तो इट्स वेरी इंपॉर्टेंट कि कोई मेंटर आपका हो जो आपको प्रॉपर इसमें गाइड कर दे। थैंक यू अर्शिया फॉर योर टाइम एंड अरे इट वाज सच अ लवली इंटरव्यू। सो सेम हियर, इट वाज सो नाइस टॉकिंग टू यू। बाकी व्यूअर्स को भी थैंक्स फॉर ज्वाइनिंग, और होपफुली हमारा ये पॉडकास्ट अच्छा लगा होगा। सो थैंक यू। चलो, ऑल राइट, थैंक यू सो मच फॉर हैविंग मी एंड ऑल द वेरी बेस्ट।